हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। सो बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि कल हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे था, सो आई एम अ लिटिल बिट लेट। सो अभी तक हमने क्लास 9th में अपने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं एंड दिस इज़ अवर लास्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम आर NTSC सिलेबस। बच्चों, ये चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 11th की साइंस का बेस है। आई एम ट्राइंग, मैंने कोशिश करी है कि मैं इसमें हर वो टॉपिक आपको कवर करा दूँ जो आपका 9th बेस भी है, 10th बेस भी और 11th भी। मीन्स अगर इस चैप्टर से ग्रिप गई तो बहुत दिक्कत आएगी फिर 11th में। तो स्टे ट्यून। लेक्चर्स अगर आप पुराने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पुराने लेक्चर्स देखो। थोड़ा बहुत ऐसा है जो कनेक्टेड है, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखे वो, तो इसमें मैं सब कुछ कवर कराने वाली हूँ। वैलेंसी क्या होती है, कैसे वैलेंस निकालते हैं। लेकिन इस चैप्टर को प्लीज़ डोंट ड्रॉप दिस चैप्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से निकलते हैं 9th में। और मतलब आई सजेस्ट यू ऑल, दिस इज ऑल आई कैन से। सो लेट्स स्टार्टेड विद द टॉपिक्स फर्स्ट। देखो, तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आप फर्स्ट टॉपिक इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बट इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी क्या और इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, डेल्टन की थ्योरी और उसके ड्रॉबैक्स। सिमिलरली फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ, हाँ, इसमें हम इनकी डिस्कवरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, कैथोड रेज के बारे में भी पढ़ेंगे और एनोड रेज के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मीन्स ये जो पार्टिकल्स थे इनको अरेंज कैसे किया गया था, कि ये ऑर्बिट में थे, शेल्स में थे, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल। तो ये तीनों वो मॉडल्स हैं जिससे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की लोकेशन के बारे में पता चलेगा। हमें ये पता चलेगा कि ये जो मॉडल्स थे इनमें ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहले हम इनकी स्टडी करेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे इनके ड्रॉबैक्स क्या थे और बाद में कैसे कैसे मॉडल्स आए हैं। बच्चों, एक चीज़ तो क्लियर है, ये चीज़ मैं भी समझ रही हूँ, आप भी जानते हो, कि हमारा जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है, ऑब्वियसली न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आ रही हैं, बट पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सारे मॉडल्स एक तरीके से, ये मॉडल्स तो बहुत ही एलिमिनेटेड काइंड ऑफ मॉडल्स थे। हम क्या करते हैं, हम पहले नेगेटिव पढ़ते हैं, फिर बताते हैं यार ये तो था ही नहीं सिलेबस में, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं था, क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो इट जस्ट अ रिव्यू। आई विल सजेस्ट कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इट इज़ नॉट टू मच, मतलब थॉमसन मॉडल इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। बाकी हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन टॉपिक, डेल्टन एटॉमिक थियरी। सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन थियरी क्या था हम पहले पढ़ चुके हैं, बट देखते हैं एक बार। डेल्टन का क्या कहना था, डेल्टन का ये कहना था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब मैं आपको क्या करने वाली हूँ ना, मैं आपको डेल्टन की थ्योरी बताने वाली हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको उसके ड्रॉबैक्स भी बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या था जो डेल्टन की थ्योरी फेल हुई। ठीक है। तो फर्स्ट था कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसमें देखो मेरे पास 2 लाइंस आ रही हैं। फर्स्ट कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड सेकेंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखो, अगर मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करूं तो मैं इसके ड्रॉबैक्स यही लिख देती हूं। तो इतना तो हमें पता है कि इसका फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आगे फ्यूचर में डिस्कवर हुए थे और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो क्या हो गई, डिसरिगार्ड हो गई। किस वजह से, बिकॉज इन तीनों पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुई। और नॉट ओनली दीज 3 पार्टिकल्स, ये तो बेसिकली दीज आर योर फंडामेंटल, बट हमें पता है बहुत सारे आगे पार्टिकल्स ऐसे थे, पॉइस्ट्रॉन हो गया, एंटी पॉइस्ट्रॉन हो गया, बोसोन्स हो गए, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं थे। देखो फंडामेंटल क्या होता है, जिससे हर चीज़ मिलके बनी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एटम में पॉइस्ट्रॉन, एंटी पॉइस्ट्रॉन्स भी हो, लेकिन हर एटम में ये तीनों पार्टिकल्स ज़रूर होते हैं। तो इसलिए मैंने फंडामेंटल बोलते हैं, लेकिन आगे जाके एंटी पॉइस्ट्रॉन्स भी आए,
पॉइस्ट्रॉन्स भी थे, बोसॉन्स, फर्मियॉन्स, मीजॉन्स, मतलब अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स, बट दीज आर नॉट फंडामेंटल। मैं बार बार बोल रही हूँ, फंडामेंटल सिर्फ ये 3 थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो उनकी क्या हो गई, डिसरिगार्ड हो गई। अब बात आती है सेकेंड स्टेटमेंट की कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपको पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा, हमारी पीरियोडिक टेबल जो थी, शायद आपको ना भी आइडिया हो, आप 10th में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो मैनमेड सिंथेटिक एलिमेंट्स थे। तो सिंथेटिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमने खुद बनाया, मींस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोल सकते हो आप उनको। तो ये जो पार्टिकल्स थे ये क्या थे, ये कोई ऐसे नहीं थे कि ओरिजिनेट हुए थे, इनको क्या किया गया था, इनको सिंपली बनाया गया था। तो हम बोल सकते हैं जो इसकी सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, गलत है। हम इसको कैसे बना सकते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो जो सेकेंड लाइन थी वो क्या थी, गलत। एटम्स कैन बी क्रिएटेड अंडर स्पेशल कंडीशंस known as artificial radioactivity। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि हम आर्टिफिशियल एटम कैसे बना सकते हैं। सो द प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब उनका जो सेकेंड पॉइंट था वो ये था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। समझने की कोशिश करना, जैसे कि लेट करो मैंने हाइड्रोजन लिया, उसने ये बोला कि हाइड्रोजन का जो एलिमेंट होगा ना वो सेम होगा, मीन्स इसके जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम ले लूँ, लेट करो सोडियम, तो उसने बोला ये दो डिफरेंट होंगे। तो ये चीज़ उसने सही बोली, लेकिन ये कि हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे, ये गलत था। ये गलत क्यों था बच्चों, देखो क्या होता है ना, हमें ये तो पता होता है कि स्टेटमेंट क्या है, पर हम स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते। इस वजह से हम पेपर में क्या करते हैं ना, रट्टा लगा के चले जाते हैं और ऐसा का ऐसा इनको टीप आते हैं, चाहे हमें स्टेटमेंट समझना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल का क्या मतलब था और कैसे क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉयड। देखो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से अगर आप एटम को बना सकते हो तो उसी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से आप एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। सेकेंड, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, मतलब कि हाइड्रोजन एटम के अगर मैं एटम्स लूँ तो वो सिमिलर होने वाले हैं लेकिन डिफरेंट होने वाले हैं, किससे, डिफरेंट से, करेक्ट। बट जो सेम एलिमेंट वाली लाइन है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, दिस इज रॉन्ग। कैसे, आप खुद ही मुझे बता दोगे। हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 2H1 एंड 3H1, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप्स ही तो हैं। और ये क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बट ये तीनों के तीनों का जो नेचर है वो कैसा है, अलग है। सो ये जो पॉइंट था ना, डेल्टन इस पॉइंट को नहीं बता पाया था कि हाइड्रोजन के एटम सेम होने के बावजूद भी वो अलग हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसमें देखो P आ रहा है, इस P का मतलब समझ जाओ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे एंड न्यूट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे। तो ये जो चीज़ थी ना, ये डेल्टन नहीं बता पाया था कि क्या था, आइसोटोप अलग थे। नाउ द थर्ड वन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपलेस्ट रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। भाई बिल्कुल सही है, उसने ये बोला कि जो एटम थे अलग अलग एलिमेंट्स के वो एक सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करते हैं। भाई बिल्कुल करेक्ट, सिंपलेस्ट रेशियो जैसे कि लेट करो मैंने आपको बोला कि H2O, वाटर की सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:8। ऐसे ही जैसे लेट करो मैग्नीशियम कि अगर मैं रिएक्शन कराऊँ ऑक्सीजन के साथ तो मुझे 2 MgO मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है, 2:1। अगर मैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में बात करूँ, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, 2:1 रेशियो है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं। Fe जैसे है आपका आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड में आपकी Fe3+ भी होती है एंड Fe
2+ भी होती है। तो आयरन ऑक्साइड के कंपाउंड्स जनरली कैसे कंपाउंड्स होते हैं आपके, जो प्योर नहीं होते। मीन्स इन्होंने ये तो बताया कि जो स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं वो नेचर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे इधर मैं लिख दूँ Fe0.95O, तो इसका मतलब क्या था कि ये 0.95 मोल्स ऑफ रिएक्ट आयरन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। तो वो ये वाला जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स थे वो ये नहीं बता पाए थे डेल्टन। सो डेल्टन की ये बेसिकली थियोरी एंड ड्रॉबैक्स थे। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड क्या था कि सेम एलिमेंट की सिमिलैरिटी के बारे में बता रहे, लेकिन उसके आइसोटोप की एग्जिस्टेंस के बारे में डेल्टन ने कुछ नहीं बताया। थर्ड वन, ये चीज़ सही थी कि जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक सिंपलेस्ट रेशो में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए, बट वो सिंपलेस्ट रेशो उन्होंने एक तरीके से क्या बोला, वो हमेशा क्या होगी, इंटीग्रल होगी, जो कि ट्रू नहीं थी, वो नॉन इंटीग्रल भी थी, नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी थी। सो दिस इज आर ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन्स थियोरी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो मैंने आपको बताया था अभी कि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुई है, एनोड रे कैसे डिस्कवर हुई है, और बाकी पार्टिकल्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुई थी, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जूलियस प्लकर। तो मैं पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ, फिर मैं बताऊंगी बाकी। देखो जूलियस प्लकर ने क्या किया था, उन्होंने ये चीज़ एनालाइज करी, जो गैसेस होती है ना वो एक हाई प्रेशर पे नॉन कंडक्टिविटी शो करती है। मीन्स जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन उन्होंने एक एपरेटस सेट किया, और एपरेटस क्या था, दिस वन। इस एपरेटस में मैं आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक वैक्यूम पंप क्रिएट किया, ये क्या थी, दिस वन इज डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, एक गैस को फिल किया। इसमें उन्होंने क्या करी, गैस फिल करी, और उसका जो प्रेशर था उन्होंने बहुत लो रखा। कितना, 10⁴ की रेंज में, -4 की रेंज में उन्होंने क्या किया, इसका प्रेशर कर दिया गैस का। क्योंकि उनको ये चीज़ तो पता थी जूलियस प्लकर को कि जो गैसेस हैं वो क्या है, नॉन कंडक्टिविटी है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब उनका फर्स्ट इन्फ्रेंस क्या था, गैसेस आर नॉन कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई या नॉर्मल प्रेशर, कुछ भी लिख लो, प्रेशर या फिर नॉर्मल प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया, और उस ट्यूब में उन्होंने प्रेशर क्या रखा, वेरी लो, बहुत लो प्रेशर रखा। उससे उन्होंने क्या किया, 2 प्लेट्स, इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, कैथोड एंड एनोड। हमें पता है कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, एंड एनोड क्या होता है, पॉजिटिव साइड। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2 डिस्चार्ज प्लेट्स लगाई, और उन प्लेट्स को बैटरी के सेल से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैथोड एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड। ये उनका क्या था, एक तरीके से टू वैक्यूम। ये उनका क्या था, एपरेटस था। अब उन्होंने किया क्या, वो पढ़ते हैं। उन्होंने क्या नोटिस किया, और बैटरी की वोल्टेज ले लो 10⁴ वोल्ट। मीन्स वोल्टेज तो बहुत हाई थी और प्रेशर क्या था गैस का, बहुत ही कम था। उन्होंने अब जैसे ही बैटरी के टर्मिनल्स को ऑन किया, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो गैसेस है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। मीन्स जो गैसेस हैं वो कैसे होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, आयोनाइज होना स्टार्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी है, जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस किया कि कुछ इनविजिबल रेज ना कैथोड से एनोड की साइड जा रही हैं। क्या कर रही है, कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की साइड जा रही हैं। और उन्होंने नोटिस किया कि भाई हमें पता है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, मीन्स नेगेटिव को पॉजिटिव ही अट्रैक्ट कर सकता है, और पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब उन्होंने इतनी हाई वोल्टेज का करंट पास किया और इतने लो प्रेशर पे गैस को, तो नोटिस किया कि देयर आर सम इनविजिबल रेज जो क्या कर रही थी, आपकी एनोड की तरफ जा रही थी। अब आप बोलने वाले हो कि मैम अगर रेज इनविजिबल थी तो हमें कैसे दिखाई दी, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी।
यहाँ पे उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, और वो फोटोग्राफिक प्लेट किसकी थी? जिंक सल्फाइड की, ZnS। जिंक सल्फाइड क्या करता है? ये आपकी फ्लोरोसेंस शो करता है। यानी कि आपने नोटिस किया होगा, तारे ज़मीं पे वाली मूवी देखी है आपने, उसमें क्या होता है कि उसका जो रूम बना हुआ होता है ना, वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि अगर लाइट बंद हो गई तो उसका जितना भी मतलब सीलिंग थी, वॉल्स पे कुछ भी था, वो क्या कर रहा था? ग्लो कर रहा था। वो ग्रीन कलर का एक ग्लो सी थी। वो ग्लो क्या होता है? वो फ्लोरोसेंट पेपर होता है एक तरीके से। तो जिंक सल्फाइड क्या होता है? हर वो चीज़ जो आपकी ग्लो कर रही होती है ना, जनरली उसमें जिंक सल्फाइड या कुछ फ्लोरोसेंस पड़ा होता है, रेडियम भी फ्लोरोसेंट ही होता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया? जिंक सल्फाइड को यूज़ किया, जो कैसा दे रहा था? फ्लोरोसेंस। आजकल आपने नोटिस किया होगा कुछ स्टिकी नोट्स आते हैं, वो फ्लोरोसेंट होते हैं। लेट मी शो यू, आई थिंक इट्स माई कॉपी, सो प्रॉबेबली आई कैन मेक यू शो दिस काइंड ऑफ पेपर्स। ये जो मैंने नोट साइड में लगा रखे हैं, ये क्या है? ये फ्लोरोसेंट है। ये क्या करेंगे? ये शाइन करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नियॉन फ्लोरोसेंस। तो इस तरीके की जो फिल्म्स लगती हैं, ये किससे लगती हैं? ताकि आप ये चीज़ पता लगा सको कि अगर कोई आपकी इनविजिबल रे है तो आप उसको चेक कर पाओगे कि ये इनविजिबल है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिंक सल्फाइड की इधर एक कोटिंग कर दी, जिससे वो जो इनविजिबल रेज थी ना, उन्होंने नोटिस किया कि वो जिंक सल्फाइड की साइड ट्रैवल कर रही है। और जब वो ट्रैवल कर रही थी तो उसने क्या दिया? एक ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस, ग्रीन फ्लोरोसेंस, जिससे उन्हें ये पता चला कि भाई कोई इनविजिबल रे तो है, वो ट्रैवल कर रही है। अब वो ये चीज़ कैसे बताएंगे कि वो जो इनविजिबल रे है उसका नेचर क्या है? अब मैंने आपको बताया कि एनोड कैसा है? पॉजिटिव, और वो ट्रैवल किसकी साइड कर रही थी? एनोड की साइड। तो इसका मतलब कोई चीज़ अगर पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही है तो वो डेफिनेटली चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज का होगा। तो उन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला कि कैथोड से ट्रैवल करने वाली जो इनविजिबल रेज है उसका नेचर कैसा है? नेगेटिव नेचर है। और उसी को उन्होंने क्या बोला? CR, यानी कि कैथोड रेज। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आई नो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंट। तो अब जो वो गैस आयोनाइज हुई तो हुई कैसे? लेट करो, अगर मैंने हाइड्रोजन गैस ली तो जब उसमें हाइड्रोजन गैस में हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो क्या निकला? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, आयोनाइज हो गई। जैसे ही यहाँ से टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, गैस क्या होगी? गैस में एक रैंडमनेस आएगी। देखो आयोनाइज कैसे हुई? जब मैं फ्लो करूँगी इलेक्ट्रिसिटी तो गैस में एक रैंडमनेस क्रिएट होगी, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, अगर मैं उससे ज़्यादा एनर्जी लगा दूंगी या मैं उतनी ही एनर्जी लगा दूंगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वो क्या करेगा? मेटल का या गैस का सरफेस छोड़ के इजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आयोनाइजेशन किस तरीके से हुई? इस तरीके से। ऐसे ही लेट करो, अगर मैंने सोडियम ले लिया तो सोडियम क्या होगा? आयोनाइज होकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऐसे ही मैं कोई और भी गैस ले लूँ तो मैंने नोटिस क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस था ये। मैंने नोटिस क्या किया कि भाई मैं गैस कोई भी लूँ, निकल तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है, इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था, मैं कैथोड रे के बारे में बात कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, एनोड रे के बारे में बात अभी नहीं हो रही है। कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट था वो गैस के नेचर के इंडिपेंडेंट था, गैस के नेचर के इंडिपेंडेंट था। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये चीज़ समझने की कोशिश करना। कैथोड रे और एनोड रे में अगर कोई डिफरेंस है ना, वो यही डिफरेंस है। देखो कैथोड रे में जो भी मैं गैस ले रही हूँ उसमें से निकलने वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इतना तो आपको अब इतना तो आपको भी मतलब आइडिया हो चुका है कि जो कैथोड रे है वो अगर नेगेटिव है नेचर में, तो एनोड रे का नेचर कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। अब कंसिडर करो मैं या सोडियम की जगह मैग्नीशियम आयन ले लूँ, तो भाई मैग्नीशियम के तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले हैं। होने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे में रहने वाले हैं ना, तो उसका गैस का नेचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं गैस को चेंज कर दूंगी तो उस गैस के नेचर से पॉजिटिव साइन भी तो उसका चेंज होने वाला है ना। दैट्स वाई एनोड रे जो थी ना वो गैस के नेचर के डिपेंडेंट थी, लेकिन कैथोड रे क्या थी? इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं कैथोड ही पढ़ा रही हूँ तो इसी पे फोकस रहते हैं। सो दिस इज आवर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कैथोड रे के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो देखो उसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये था कि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, और उस ऑब्जेक्ट की शेडो बनाएगी जिस ऑब्जेक्ट को उसको प्लेस किया जाएगा। मतलब कि इतना तो हमें पता ही है कि भाई जो कैथोड रे है वो क्या कर रही थी?
वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, ये तो हमें पता है, ठीक है। और अब जिस ऑब्जेक्ट को मैं इसके बीच में प्लेस कर दूंगी तो वो क्या करने वाली है, एक उसकी शेडो क्रिएट करने वाली है। उसका नेक्स्ट क्या था पॉइंट कि इट प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। तो मैकेनिकल इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। देखो वो उस मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब ये था कहने का, लेट करो मैंने इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया। वो ये कह रहे हैं कि जब कैथोड रे इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करना चालू कर देगा, पैडल की तरह इसकी रोटेशन होती रहेगी और एक रिजल्ट ऐसा आएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन होगी वो ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स वाई इट प्रोड्यूस इन मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो किसी भी रे में तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो ये अगर मैं इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूंगी तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू पैडल। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। नाउ द थर्ड वन, व्हेन अप्लाइड इन ईएम वेव्स शो डिफ्लेक्शन। भाई इतना तो हमें पता ही है, ईएम वेव्स के बारे में हमने स्टडीज़ भी करी है। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये लूँ, मीन्स अगर कैथोड रे की डायरेक्शन ये है, एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस एंड जेड, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैं इसको ईएम वेव्स में प्रोड्यूस करूँगी, ईएम वेव्स अगर मैं इसके आसपास डिफ्लेक्ट करूँगी तो ये रेस क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी। डिफ्लेक्ट कैसे करेंगी, ये इसके अराउंड क्या करेंगी, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर ले लेंगी, समथिंग लाइक दिस। रेस क्या है, इस पोजीशन पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ऐसे बनाऊँ क्रस्ट एंड ट्रफ से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्ट्रेट जा रही है तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हूँ, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे शो करती हूँ, परपेंडिकुलर ऐसे शो होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर है इसके। नाउ अब मैं अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज को डालूंगी तो ये क्या करने वाली है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ आवर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज E/m रेशो विच इज़ नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या था, उनका ये कहना था कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, यानी कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.76। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये क्या वैल्यू है, स्पेसिफिक चार्ज, सॉरी इट्स स्पेसिफिक चार्ज। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर आपको ये याद भी नहीं रहता कि स्पेसिफिक चार्ज कैसे आया है, आप क्या करो, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बच्चों ये ना याद करना पड़ेगा, ये पेपर में याद करना पड़ेगा। और ये तो मतलब ये तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं, ये आज चालू हुआ है और जब तक केमिस्ट्री आपकी लाइफ में रहेगी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ये तो आपको लर्न करने की ज़रूरत है ही है। मीन्स ये नहीं E/m प्लैंक्स कांस्टेंट, मीन्स आगे अब मैं जितनी भी आपको वैल्यूज़ कराने वाली हूँ इट विल नेवर लीव योर बैक, सो प्लीज़ स्टे ट्यून, इनको भूलना नहीं है। और मास ऑफ चार्ज, मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जिसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, यूनिट्स हर बार मैं बोलती हूँ भाई, यूनिट्स के बिना केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स किसी में कोई गुजारा नहीं है। यूनिट नहीं लिखोगे, जहाँ पे मेजरमेंट होती है वहाँ पे मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। मास की किलोग्राम है, चार्ज की कूलम है, प्लैंक्स कांस्टेंट की जूल सेकंड है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज आवर स्पेसिफिक चार्ज टू कैलकुलेट एंड इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए मास ऑफ electron and this is charge on electron. So the value of both these two quantities are constant throughout the whole chapter and throughout the whole syllabi of your chemistry. So I hope तुम्हें आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. If you have any doubt please do comment on the comment section and thanks for watching.